नाज़रीन, वही हुआ जिसका खदशा था। यह जंग सिर्फ तबाही के अलावा कुछ भी साबित नहीं हो रही है, और ज़ायनिज़्म जिसको वेस्ट ने पाल पाल कर इस नहज के ऊपर पहुंचाया है, और यह ज़ायनिज़्म जो है वो अब ज़ाहिर है बाकी दुनिया के लिए खतरा तो थी, अब पूरे वेस्ट के लिए भी यह खतरा बन गई है। नाज़रीन, इस वक्त जिन घंटों से हम गुजर रहे हैं, ये ऐसे घंटे साबित हो सकते हैं जो आगे आने वाला मुस्तकबिल जो है उसको तय करें, और अगले आने वाले घंटे जब तारीख में लिखे जाएं कि असल में ये हुआ था और उसके नतीजे में इतनी बड़ी तबाही जो वो दुनिया की तरफ गई। यानी बाकायदा जिसको एक आप आलमी जंग कहते हैं, एक आलमी क्राइसिस जिसको आप कहते हैं, जिसको मैक्रोन ने यह नाम दिया है कि हम आलमी सतह के ऊपर कहत और भूख, बेमिसाल कहत और भूख की तरफ बढ़ रहे हैं। और यह बात उन्होंने किसके साथ की है? नए सुप्रीम लीडर के साथ बात की है। मैक्रोन ने कुछ देर पहले नए सुप्रीम लीडर जो है उनसे फोन पर बात की है और उनको यह कहा है कि आप जंग रोक दें, और उन्होंने कहा है कि हम एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं अगर ये जंग नहीं रोकी जाती। तो सुप्रीम लीडर ने आगे से उनको जवाब दिए हैं, और आखिर में फोन भी काट दिया सुप्रीम लीडर ने, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जिन्होंने जंग शुरू की है आप उनको जाकर कहें कि वो ये जंग रोकें। तो यानी कि सूरत हाल हो गई है बड़ी तल्ख। और इसी दरमियान अब ईरान की जानिब से ये इवैक्यूएशन ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। रीजन के अंदर जो तमाम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उससे सब दूर हट जाएं। अमेरिका और इजराइल की जानिब से जानबूझकर ईरान और कतर, सिर्फ ईरान पर हमला नहीं हुआ है, कतर के ऊपर भी हमला हुआ है। ईरान और कतर का जो ज्वाइंट गैस फील्ड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, उसके ऊपर अटैक किया है, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इन दोनों ने अटैक किया, नेतन्याहू और ट्रंप ने। तो ईरान पहले ही वार्न कर चुका था कि अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हुआ तो हम कैसे जवाब देंगे। इस वक्त ईरान ने रीजन में जहां जहां पर अमेरिकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उससे सबको इवैक्यूएशन ऑर्डर दे दिया है, और यह भी पॉसिबिलिटी है कि जो इजराइल की तरफ जाने वाली पाइपलाइन है उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। बहरा रूम के अंदर गैस फील्ड्स को, हाइफा ऑयल रिफाइनरी को, यह सारा एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इजराइल में है और जो रीजन में है जहां पर अमेरिकी कंपनीज और यह सारा मामला है, यह इंतहाई गंभीर मामला है, ठीक है। अगर यह एनर्जी के ऊपर अटैक होता है तो दुनिया एनर्जी से महरूम हो जाएगी और फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, और एक बहुत बड़ी तबाही दुनिया की तरफ आने वाली है, यानी अगले चंद घंटे, क्योंकि ईरान ने कहा कि हम अगले चंद घंटों में अटैक करने जा रहे हैं, तो सब कुछ भस्म हो जाएगा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी इसमें भस्म हो जाएगी। ईरान के लिए रिस्पॉन्ड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ईरान ये बता रहा है, देखें, ईरान अगर कोई इक्वेशन नहीं बनाएगा तो उसका तो सारा कुछ तबाह हो जाएगा। ईरान बता रहा है, क्योंकि अभी भी ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बचा हुआ है, तो ईरान बता रहा है कि उसके ऊपर अटैक हुआ तो वो जवाब में वही कर रहा है, तो फिर प्रेशर जाएगा कि भाई अगर बाकी भी तबाह किया तो फिर वो सारा ही कर देंगे। तो ईरान इस वक्त बहुत बड़ा हमला जब वो रीजन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जहां जहां पर अमेरिकी इंटरेस्ट है उसके ऊपर करने जा रहा है। अब यूएई की जानिब से भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये जो गैस फील्ड के ऊपर अटैक हुआ ईरान के गैस फील्ड पर, ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, बात यह है कि पिछले 15-16 दिनों से हम क्या बात कर रहे हैं? हम यही बात कर रहे हैं कि जो गजा में खामोशी इख्तियार की गई उसका नतीजा यह है कि इजराइल मजीद बदमाश बना है। ये जो अप्रोच रखी गई थी कि हमें सिर्फ डिप्लोमेसी का रास्ता लेना है, हमें बस अमेरिका के पांव पकड़े रहने हैं, बस वो अगर कुछ कर दे तो कर दे, वो बोर्ड ऑफ पीस बनाया जिसमें गजा का नाम भी ना हो और वो पीस के लिए बिल्कुल ना हो, फिर भी हम उसमें जाएंगे, कोई भी यानी कि आगे खड़े नहीं होंगे अमेरिका के। उसका नतीजा ये नहीं निकला कि ये अप्रोच इफेक्टिव साबित हुई और रीजन में अमन हो गया, नहीं, उसका नतीजा ये निकला कि गल्फ भी जंग के अंदर ड्रैग हो गए। इसका नतीजा ये निकला। तो अगर अब ईरान पर हमला हो गया है, इस पर भी खामोशी इख्तियार की जाएगी और मजम्मत तक नहीं की जाएगी, तो इसका नतीजा ये नहीं निकलेगा कि यहां पर अमन और खुशहाली आ जाएगी। इसका नतीजा ये निकलेगा कि इजराइल मजीद बदमाश बनेगा और वो अपने जो उसके अहदाफ हैं सबको डिस्ट्रॉय करने वाले, ग्रेटर इजराइल अब कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है और ग्रेटर इजराइल के लिए जंगें उनको करनी है। जब आपने लैंड पर कब्जा करना है तो उस लैंड पर रहने वालों को निकालना है, वहां से रियासतों को तबाह करना है। तो इजराइल अपने इस अहदाफ के अंदर, आज खुद उर्दगान ने क्या बात की कुछ घंटे पहले, उन्होंने कहा कि अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि ये सिक्योरिटी और उसके लिए नहीं किया जा रहा, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि ये सुप्रीमेसी के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो इजराइल अपने अहदाफ में ज्यादा से ज्यादा बदमाश बनता चला जाएगा। तो उसके सामने खड़े होने की जरूरत है। आप किसी भी फॉर्म में खड़े हो, जितना भी खड़े हो, लेकिन अगर आप ईरान पर हमला हो रहा है, मतलब ईरान के स्कूल्स पर हमला हुआ, अस्पतालों पर हमला हुआ, सिविलियंस मारे गए, कंडेमनेशन नहीं हुई, गैस फील्ड पर हमला हो गया तो सब खड़े हो गए, वो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा हो गया। ओ भाई, जो नहीं रोक रहे हो पहले, तो नतीजा यहां आना ही था। इसके बाद और भी इजराइल ने बहुत कुछ आगे जाना है। तो अब यूएई की जानिब से भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कतर भी कह रहा है बहुत गलत हुआ है, बड़ा रैकलेस इकदाम है। तो किसने उठाया? अमेरिका ने अटैक किया। रैकलेस इकदाम है, यानी रैकलेस से मुराद ये होता है, ये सख्त वर्ड है, रैकलेस की इनको कोई परवाह नहीं है, अमन की, खुशहाली की, इनको दुनिया की कोई परवाह नहीं। तो वही सबके लिए, वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा वही होते हैं ना जो रैकलेस होते हैं, जो देख ही नहीं रहे कि इसका नतीजा दुनिया में क्या निकलेगा, और सिर्फ अपनी ईगो के लिए और क्रेजी डेंजरस एक रिलीजियस आइडियोलॉजी के लिए, और सारा वही एप्स्टीन ये गैंग है। तो अब इसी के साथ जो ईरान और हिजबुल्लाह के हमले जो इजराइल के ऊपर जारी हैं, मैं जो असल मुद्दा आपके सामने रखने जा रहा हूं, मैक्रोन और सुप्रीम लीडर के दरमियान जो बात हुई है, इसका एक एक लफ्ज जो सुनने वाला है, और शायद ये तारीख में भी ये लम्हे जो है वो ये कॉल लिखी जाएगी कि यहां से एक अहम तरीन मोड़ था। ये कॉल आपको बताएगी कि मामला कहां खड़े हैं और आगे क्या क्या तबाही दुनिया देखने जा रही है। बस सबके ऊपर दुआ यही की जा सकती है कि
दुनिया में वो फोर्सेज आगे आए जो दुनिया में अमन लेकर आए और ये जो ज़ायनिज़्म है इसके सामने दुनिया खड़ी हो और कांग्रेस इंटरवीन करे ट्रंप को रोकने के लिए। बस ये दुआ की जा सकती है कि दुनिया में अमन वाली फोर्सेज आगे आए, क्योंकि तबाही नजर आ रही है। मैक्रोन ने जनाब सुप्रीम लीडर को कॉल की है, नए सुप्रीम लीडर को, आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, और पहली कॉल है जो की गई है। मेरे ख्याल से कोई भी फॉरेन गैर मुल्की जो लीडर है वो पहली कॉल ही हो रही है, ना सिर्फ यूरोप की बल्कि दुनिया का भी कोई भी लीडर पहली कॉल कर रहा। उन्होंने कहा जी आप जंग रोक दें और जो आपको चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये मैक्रोन कह रहे हैं, यानी यूरोप आपको जो आप चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जंग रोक दें। उन्होंने कहा कि आप ये जंग जारी रखें, दुनिया को सजा दे रहे हैं। ये मैक्रोन कह रहे हैं सुप्रीम लीडर को कि आप दुनिया को सजा दे रहे हैं, ट्रंप को नहीं। और दुनिया बेमिसाल कहत और मुआशी तबाही का सामना करने जा रही है। आप दुनिया को सजा दे रहे हैं, ट्रंप को सजा नहीं दे रहे, ये जंग जारी रखे, और आप बेमिसाल कहत, दुनिया कहत और बेमिसाल मुआशी तबाही की तरफ बढ़ रही है, कहत की तरफ दुनिया जारी, आलमी कहत। तो सुप्रीम लीडर ने उनकी बात काटते हुए पूछा कि जब ईरानी अवाम 45 साल से भूखे मर रहे थे तो आप कहां थे। इस पर मुझे प्यूटन की एक बात याद आ गई कि प्यूटन ने एक इंटरव्यू में, आज भी उनका इंटरव्यू ये बड़ा मतलब ऑन रिकॉर्ड है, बहुत सुना जाता है दुनिया में, उनसे पूछा गया कि भाई ये जंग आगे तो न्यूक्लियर भी हो सकता है और क्या आप न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर रशिया को खतरा लाक हुआ तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने कहा तो इसमें तो सारी दुनिया तबाह हो सकती है। तो उन्होंने कहा, ये प्यूटन के अल्फाज हैं कि अगर फॉर रशियंस रशिया ही महफूज नहीं है तो हमें फिर क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया है या नहीं। तो ये एक हर मुल्क की अपने लिए एक आइडियोलॉजी होती है, उसकी अपनी सिक्योरिटी होती है। वो कहते हैं अगर हमने एग्जिस्ट नहीं करना, अगर हमारा वतन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हमें क्या फर्क पड़ता है क्या एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता। अगर कुछ ताकतें हमारे पर इस तरह से हमलावर हो गई हैं कि वो हमारी ही एग्जिस्टेंस के पीछे हैं तो फिर हम अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये प्यूटन के अल्फाज है। तो सुप्रीम लीडर क्या बात कर रहे हैं कि ईरानी अवाम जब 45 साल से भूखे मर रहे थे, ठीक है, आपको पता है पिछले दिनों एक स्टडी आई है 70 से लेकर, मतलब 70-75 से लेकर कोई 2015-20 तक, इन 50 सालों में सैंक्शंस की वजह से कितने लोग मारे गए दुनिया में, वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से। आलमी जंग से ज्यादा लोग इन सैंक्शंस की वजह से दुनिया में मारे गए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल सिर्फ इन सैंक्शंस की वजह से मारे गए। और सैंक्शन लगता है कि ये कोई जंग नहीं है, और सैंक्शन में उतनी कैजुअलिटीज होती है जितनी जंग में होती है। वर्ल्ड वॉर से ज्यादा लोग सैंक्शन की भूख और वो जो बाकी तमाम चीजें उसके साथ जुड़ी होती हैं, कहत और सर्वाइवल रेशो, वो सारा मिला के मिलियंस ऑफ पीपल बनते हैं। तो मैक्रोन ने कहा कि ये अमेरिकी पॉलिसी, उन्होंने कहा ना कि ईरानी अवाम भूखे मर रहे थे तो आप कहां थे। तो उन्होंने कहा ये अमेरिकी पॉलिसी है और हम इसे रिजेक्ट करते हैं और हमने पहले भी ये बयान दिया है। तो मैक्रोन ने कहा कि अब मैं यूरोपियन ममालिक के साथ मिलकर आपसे ये मुतालबा करता हूं कि आप जो चाहें हासिल कर लें और कर सकते हैं और हमसे बात करें और जंग रोकें। तो उन्होंने कहा कि हम इसके सिवा कुछ नहीं चाहते कि ट्रंप और नेतन्याहू को सजा दी। नेतन्याहू का उन्होंने बात की कि नेतन्याहू को सजा दी जाए जो उसने किया है, हमें इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मैक्रोन ने कहा कि आप फिर इस तरह से करें कि फ्रांस के जो जहाज हैं उनको अलाउ कर दें कि आप स्ट्रेट होर्मुज़ से गुजरने दें फ्रांस के जहाज़ों को। तो सुप्रीम लीडर ने यह कहा कि आप फिर इजरायली सफ़ीरों को निकाल दें और फिर आप गुजर सकते हैं। हम उन लोगों से सौदा नहीं करते जो दो तरफा खेलते हैं। बस मेरा यही कहना था। और इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। इजरायली सफ़ीरों को निकाल दें और स्ट्रेट होर्मुज़ से गुजर दें। यह कॉल आपको बता रही है कि मामला किस कदर तलख हो चुके हैं और क्या तबाही। मैक्रोन कह रहे हैं आर्मी कहत की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, अब इस कॉल से 3-4 बातें। पहली बात तो यह कि ज़ायनिज़्म वेस्ट ने पाल कर इसके क्राइम्स को पर्दा डाल डालकर आज इसको इतना बड़ा मॉन्स्टर बना दिया है कि ये ना सिर्फ रीजन को तबाह कर रहा है बल्कि ये वेस्ट की तबाही के लिए भी ये ज़ायनिज़्म सबसे बड़ा कारण बन रहा है। ये जो कहत आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? ये माशी तबाही का जिम्मेदार कौन है? ईरान ने हमला किया जाकर इसराइल के ऊपर। ईरान मुज़ाकरात क्या नहीं कर रहा था? किसने ये जंग छेड़ी? जिम्मेदार कौन है? ग्रेटर इसराइल किसको बनाना है? ईरान को बनाना है। ईरान के गोल्स हैं कि उसको अपनी लैंड जब वो लेकर जानी है, वो ऊपर जब वो शाम तक और पता नहीं कहां तक। द ओनली एंटिटी जिसको अपनी लैंड बढ़ानी है वो इसराइल है। तो ज़ायनिज़्म जिसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आज वो इन्हीं के लिए जो खतरा बन चुका है। दूसरी बात यह है कि यूरोप कह रहा है आप जो चाहें ले लें। भाई यूरोप दे क्या सकता है? यूरोप के पास है क्या? यूरोप के हत्थे पहले क्या है? जंग अमेरिका ने छेड़ी और इसराइल ने छेड़ी है। क्या यूरोपियन जाकर इसराइल और अमेरिका को रोक सकते हैं? नेतन्याहू ट्रंप को रोक सकते हैं? तो फिर जब उनके हाथ में है ही नहीं तो वो क्या मुतालबा कर रहे हैं ईरान से कि आप रुकें? ये मुतालबा तो पहले उनको इसराइल और अमेरिका से जाकर करना चाहिए। समझ? तो यूरोप दे क्या सकता है? यूरोप तो इसमें कोई फरीक है ही नहीं। जिन्होंने जंग छेड़ी है उन्होंने छेड़ी है ना, उनसे जाकर बात करें। यूरोप क्या दे सकता है ईरान को? और तीसरी बात यह है कि अगर ये एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? ठीक है, यानी सूरत हाल किस तरफ जाएगी? क्योंकि अगले घंटों में ये हमला होने जा रहा है। तो ये एनर्जी वाला मामला शुरू हो जाता है तो फिर दुनिया का मुस्तकबिल जो क्या निकलेगा। और चौथी बात यह है, हमने पहले भी आपको बताया था कि हार्ड लाइनर इज द मेन इशू ऑफ ईरान। और ये उनकी एक पॉलिसी है कि वो हार्ड लाइनर्स को बाकायदा लेकर आते हैं ताकि
वो एक विजडम को और पॉलिटिकल जो सोल्यूशन है, पॉलिटिकल टॉक है, उसको साइड पर रख दें। अली लरजानी और अली शेमखानी और ये सारे लोग जो बड़े विजडम रखते हैं, जो पॉलिटिकल सोल्यूशन रखते हैं, अब देखें ना तमाम रीजन के ममालिक के साथ वो राब्ते में हैं और मुल्क के अंदर भी एक जो सख्त गिर नजरियात हैं उनके ऊपर वो चेक रखते हैं, उनको कंट्रोल रखते हैं। तो जंग में आपको ज़ाहिर है स्ट्रांग दिखने की भी जरूरत है, स्ट्रांग बिहेव करने की भी जरूरत है, लेकिन साथ साथ आपको पॉलिटिकल विजडम की भी जरूरत है, ठीक है ना। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मुज़ाकरात की ऑफर होती है ना ड्यूरिंग द वॉर, ये अमेरिका और इसराइल ये चेक भी कर रहे होते हैं कि इसकी लड़ने की सलाहियत है भी ये सही या नहीं। तो आपको वैसे भी स्ट्रांग दिखना होता है, कहीं भी आप मुज़ाकरात के लिए लचक दिखाते हैं तो इसको वो कमजोरी समझ लेते हैं। यानी ईरान को इन तमाम मुज़ाकरात से ये अंदाजा हुआ है कि जहां भी हम मुज़ाकरात की बात करते हैं इनको लगता है कि ईरान कमजोर है और वो फिर चढ़ दौड़ते हैं हमारे पर। तो इसलिए भी आपको फिर यही अप्रोच लेना पड़ती है, वो आपके लिए कोई अप्रोच छोड़ते नहीं है इसके सिवा। क्या फिर मुज़ाकरात को बस साइड पर ही डाल देंगे? भाई मुज़ाकरात जब भी हम ये शो करते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो वो ये समझते हैं कि ये अब तबाह होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, कोलैप्स होने वाले हैं, इसलिए ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, इसको कमजोरी समझ लिया। तो इसलिए भी उनको स्ट्रांग दिख रहा है। लेकिन अगेन एट द सेम टाइम इसको ये कॉल आपको बता रही है कि अब दुनिया कह रही है कि हमसे बात करें, ये करें, वो करें। इसे कल ये बयान सामने आया कि 2 मुल्कों ने ऑफर भेजी है मुज़ाकरात की, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ईरान क्या करे? मतलब क्या जो गारंटीज ईरान मांग रहा है क्या उनको मिल रही हैं? यूक्रेन कहता है जी हमें गारंटीज नहीं मिल रही इसलिए हम जंग नहीं रोकेंगे, इंटरनेशनल गारंटीज हमारे पास नहीं है। तो यूक्रेन ने तो जंग नहीं रोकी है, तो और उसमें तो फिर बकायदा जंग शुरू की गई, रशिया को उस नहज पर लाया गया कि वो जंग शुरू करे। तो बात करने का मकसद यह है कि एक आपको स्ट्रांग दिखना भी है, स्ट्रांग बिहेव भी करना है, और लेकिन एक हार्ड लाइनर अप्रोच ये भी आपको साथ नहीं लेकर चलनी है, क्योंकि ये बात वाज़ेह हो गई कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स खत्म होने वाले नहीं है। तो ये तो मतलब ईरान इसको सर्वाइव कर जाएगा, ईरान रिस्पॉन्ड करता रहेगा। लेकिन ईरान का जो असल चैलेंज अब है वो यही है कि वो मिलिट्री और सियासत और विजडम इसको साथ साथ कैसे लेकर चलता है, या वो सिर्फ और सिर्फ अपना इक्तफा जो है वो अपनी मिलिट्री के ऊपर ले जाएगा। जैसे हेनरी किसिंजर ने लिखा था कि अमेरिका इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हार्ड पावर बनकर उभर कर सामने आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ये सबसे बड़ी हार्ड पावर है दुनिया में। लेकिन उसने कहा अमेरिका का सबसे बड़ा फेलियर ये रहा है कि ये उस हार्ड पावर को कभी पॉलिटिकल गेन में अचीव नहीं कर पाया, इसलिए इन्होंने सारी जंगें हारी ही हैं। मैं एक सिर्फ मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूं। एक और मिसाल देखिए, नेतन्याहू कितना बड़ा इंतहा पसंद है, जेनोसाइड तक कर दी है, मिलियंस ऑफ लोगों के मरने का जिम्मेदार है। और बैन गवर भी है, समुद्रिच भी है, वो इससे बड़े इंतहा पसंद है, ये भी किसी से कम नहीं है। लेकिन समुद्रिच और बैन गवर जैसा बंदा इसराइल में भी आपको नजर नहीं आएगा। जो बैन गवर के नजरियात हैं, जो समुद्रिच के नजरियात हैं, नेतन्याहू कर वही रहा है। लेकिन नेतन्याहू के बयानात और बैन गवर के बयानात में आपको फर्क नजर आएगा। क्यों? कर तो वो वही रहे जो सबके नजरियात सेम है। वो भी जेनोसाइड करना चाहता है, नेतन्याहू भी करना चाहता है, और यही हो रहा है। लेकिन नेतन्याहू आपको वैसा बिहेव करता हुआ पब्लिकली और बयानात में और एक तरह से नजर नहीं आएगा। वाई? तो ये चीज होती है कि वो इधर जब इंतहा पसंद मुसल्लत करना चाहते हैं ओआईसी के ममालिक के अंदर, जो पॉलिटिकल विजडम को साइड पर रख दें। ईरान ने इस चीज को, अगर किसी मुल्क ने इस साजिश को सबसे बेहतर नाकाम बनाया तो ईरान है। तो अब ईरान के ऊपर एक बार फिर ये चैलेंज आ पड़ा है, क्योंकि जब आपके विजडम वाले लोगों को वो चुन चुन कर असैसिनेट कर रहे हैं तो आपका गुस्सा भी बढ़ता चला जाएगा, आपकी इंतकाम की जो ज़ाहिर है वो विल भी बढ़ती चली जाएगी। और आप में फिर जो वो वाले विजडम वाले लोग हैं जिन्होंने सारी दुनिया से राब्ते किए हुए हैं, वेस्ट से पड़े हुए हैं, ये मुल्क में सबसे मिले हुए हैं, दुनिया देखी हुई है, जानते हैं कि क्या करना है, कैसे बात करनी है, कैसे मामला को आगे लेकर चलना है, किसी भी क्राइसिस से कैसे निपटना है, तो वो खत्म होते जाएंगे। तो जंग, देखिए ये बात वाज़ेह हो गई कि मिलिटरीली ईरान का कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए वो एनर्जी की तरफ आए, इसलिए वो अली लरजानी जैसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जिनका जंग से लेना देना नहीं है। ये चूंकि बात वाज़ेह हो गई कि मिलिटरीली ईरान का कुछ नहीं किया जा सकता, तो वहां ईरान सर्वाइव कर गया है। इस महाज के ऊपर ईरान कैसे सर्वाइव करेगा? क्योंकि देखें एक और चीज मैं आपके सामने रख दूं, रीजन का भी तो एक थ्रेशोल्ड है ना, कि रीजन इस वक्त क्यों जंग में नहीं जा रहा, क्योंकि उनको पता है कि हमारे वाटर प्लांट्स निशाना बन जाएंगे, हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बन जाएगा। जब वो बन ही गया तो फिर उनका भी कुछ नहीं रहा, उनके हत्थे पल्ले भी कुछ नहीं बचा, उनका भी सब लुट गया। तो फिर वो कहेंगे भाई हमारा सब कुछ जब लुट ही गया है तो फिर हम भी इसमें कूद ही जाए। समझ मेरी बात को? अभी तो उनको डर यह है कि हमारा एनर्जी, हमारा ऑयल, हमारा पानी, तो वही अगर निशाना बन जाए तो उनके वो भी तो सड़कों पर आ गए ना, जैसे आप कहते हैं मुहावरा का सड़क पर आ गए, तो वो भी सड़क पर ही आ गए। समझे? तो ये एक बड़ा क्रूशल टाइम। देखिए ना, ट्रंप और नेतन्याहू दुनिया ने दोनों ने मिलकर दुनिया के खिलाफ बड़ी साजिश की है और रीजन के खिलाफ बड़ी साजिश की। इससे दुनिया कैसे निकलती है और रीजन कैसे निकलता है, ईरान कैसे निकलता है, मिलिटरीली वो फारे हो गए, इसराइल और अमेरिका मिलिटरीली फारे हो गए। एंड अगेन अमेरिका के लिए इस जंग में कुछ भी नहीं, अमेरिका तो बिल्कुल अपने आप को मजीद फारिग से फारिग करता चला जा रहा है। सो हमने टारगेट जो डेटाबेस है वो बढ़ा दी है, अपडेट कर दी है। तमाम जो सिविलियंस हैं वो स्टे अवे रहे फ्रॉम द ऑयल फैसिलिटीज जो एसोसिएटेड हैं अमेरिका के साथ। ईरान इश्यूज अर्जेंट इवैक्यूएशन वार्निंग्स नियर की गल्फ एनर्जी साइट्स। मेजर जो गल्फ एनर्जी साइट्स हैं, पेट्रोकेमिकल साइट्स हैं, इनसे जब वो दूर रहें। और उधर नेटो डिस्कस कर रहा है
नेटो ने, सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि अलाइज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो रीओपनिंग है ये कैसे करनी है। नेटो उधर एक्टिव हो गया। नेटो जब अपना एयर डिफेंस टर्की में भी लेकर आ रहा है। सो क्योंकि देखें, अमेरिका कह रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब नेटो सोच रहा है कि, यूरोपियन सोच रहे हैं कि फिर क्या करना है, हमारी एनर्जी तो वहां से आती है, फिर क्या करें। तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि अब क्या करना है। ईरान से बात की, ईरान कह रहा है कि हम तो खोलेंगे, इजराइल के सफीरों को निकालो। तो अब इसी दरमियान जो है यूई की जानिब से क्रिटिसाइज किया गया है। उससे पहले आप व्हाइट हाउस के पहले जरा सुनिए। व्हाइट हाउस कह रहा है कि हम तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता स्टेबिलिटी से, स्पेशली ईरान में उसको कोई स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, वो तो क्योस चाहता है। क्या करना है, मतलब व्हाइट हाउस अपनी जुबानी ये एतराफ कर रहा है कि इजराइल का तो असल मकसद क्योस फैलाना, यानी ये नेतन्याहू और इजराइल कोई ऐसा बेलगाम है कि उसकी लगाम किसी के हाथ में नहीं है, उसकी लगाम व्हाइट हाउस के हाथ में भी नहीं है, उसकी लगाम जो वो ब्रसल्स के हाथ में भी नहीं है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये नेतन्याहू इतना बेलगाम हुआ पड़ा है। यानी वो इतराफ कर रहे हैं कि नेतन्याहू का तो ऐसा मकसद ईरान में क्योस फैलाना है, लेकिन हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। चंगी तुम मतलब स्टेबिलिटी चाहते हो कि तुम जो है वो जंग छेड़कर बैठ गए और उसको सारा अलाउ किया है, और ऊपर से बातें इनकी सुन लोगे, हम तो स्टेबिलिटी चाहते हैं। हाँ, नेतन्याहू जो है उसको फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमी से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ऑयल से, अमन से, बस उसको तबाही चाहिए। ये व्हाइट हाउस आज बयान दे रहा है और कहता है कि इजराइल जो है वो नए सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करने की कोशिश करेगा। वो इजराइल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है नए सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करने में, हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उसको खुला छोड़ा हुआ, इसका मतलब वो कुछ भी करे तुम रोकोगे नहीं उसको। और फिर कह रहे कि नहीं, वो ये चाहता हो, भाई करवाने वाले तुम हो, अलाउ करने वाले तुम हो, तो करना वो चाहता है। तो ये बार बार ईरान की लीडरशिप को निशाना बनाने का मकसद ये है कि वहां पर कोई लीडरशिप वैक्यूम होगा तो ईरान डिस्टेबलाइज होगा ना, और जो ये एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होंगे तो ईरान में गुर्बत और बढ़ेगी। जब गुर्बत बढ़ती है तो फिर वहीं से रास्ते खुलते हैं खाना जंगी के लिए। यूई की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि एनर्जी फैसिलिटीज जो यहां पर हिट हुई हैं ये ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए खतरा है। और हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वाइटल फैसिलिटीज को किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। यह भी कहना चाहिए कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और सिविलियंस को निशाना नहीं बनाना चाहिए। बहुत डिजास्टर्स अप्रोच है, कुछ काम नहीं आई और ना आगे आने वाली है। कतर वॉर्न्स स्ट्राइक ऑन ईरान गैस साइट रिस्क रीजनल एस्केलेशन, और उन्होंने कहा कि रीजनल स्टेबिलिटी, खिते का अमन, दुनिया का एनर्जी सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल सेफ्टी। देखें ये बहुत बड़ा खतरनाक मामला है कि जो यहां पर जो इन्वायरमेंटल डिजास्टर आएगा वो बहुत तबाहकुन होने वाला है। तो ये अगले घंटे अब ईरान कह रहा है कि हम हिट करेंगे, और ईरान के ऊपर जंग मसला तो ये उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो रिस्पॉन्ड करे। और ये जो बाकी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कर रहे हैं, अच्छा जो आप कहते हैं कर लेते हैं, भाई उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। किसी के अरबों के हाथों में क्या है, यूरोपियंस के हाथों में क्या है? ये कंडेम तो अभी तक कर नहीं सके, ये क्या देंगे ईरान को, मुझे बताइए। अभी इन्होंने कंडेम किया है, जो कंडेम नहीं कर सकते वो क्या देंगे ईरान को? समझ मेरी बात। तो ईरान ने ना जंग शुरू की है, ना ईरान को जंगों की कोई ख्वाहिश है, लेकिन मसला यह है कि अब वो अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, ये सीधी सी बात है। तो अब जनाब अली नॉर्दर्न इसराइल में ईरान ने मिसाइल फायर किए हैं, और बैन गोरियन से बड़ी खबर, बैन गोरियन में 3 जो एयरक्राफ्ट थे खड़े खड़े तबाह हुए, यानी कि ईरान अब इसमें भी कामयाब हो गया है। देखें ये आहिस्ता आहिस्ता खबरें बता रहे हैं कि बैन गोरियन हिट किया है उसने, और खड़े खड़े जो 3 त्यारे वहां पर तबाह हो गए। तो ये इसराइल के लिए बड़ा चैलेंज है। अब उन्होंने सारी जो इसराइली एयरलाइंस है उन्होंने भी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। ये अब 19वें दिनों के बाद पहली बार हो रहा है कि उन्होंने भी फ्लाइट्स वो कैंसिल कर दी है, इसराइली एयरलाइंस है, क्योंकि वहां पर खड़े त्यारे तबाह हो रहे हैं। इलाद के अंदर अटैक हुआ है, अपर गलीली में जब वो अटैक हुआ, ये सारे ईरान के हमले हैं। हिजबुल्लाह ने डिफरेंट गैदरिंग्स को जब निशाना बनाया है, और अली लरजानी और जो बसीज फोर्स के कमांडर हैं जनरल सुलेमानी, उनका बड़ा फ्यूनरल हुआ है और बहुत बड़ा उनको जब अलविदा कहा गया है। आज की रात, अगले घंटे ये बड़े अहम तरीन होने वाले हैं और खौफनाक हो सकते हैं दुनिया की अमन और सलामती के लिए। और मैक्रोन कह रहे हैं कि हम एक आलमी कहत और माशी तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया, हमने राज लगा करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।